हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज अपनी मदर ऑफ पेडागोजी सीरीज में हम कवर करेंगे टॉपिक क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी के अंदर क्या क्या, तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रिएटिविटी में, स्टेजेस कौन कौन से होते हैं क्रिएटिविटी की, मेजरमेंट कैसे होता है कि कौन कितना क्रिएटिव है कौन सा नहीं है, और इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन है, क्या हर इंटेलिजेंट इंसान क्रिएटिव होगा या हर क्रिएटिव इंसान इंटेलिजेंस होगा। इस पे भी दो तीन सवाल जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आज हम ये सारे सवाल करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, which one of the following statement is correct? Conformity leads to mediocrity, or the desire for comfort in life does not end spontaneity in life. तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है कंफर्मिटी लीड्स टू मेडियोक्रिटी, ये लाइन तो सही है, ठीक है। कंफर्मिटी का मतलब होता है कि जो हमारे नॉर्म्स एंड एस्टेब्लिश नॉर्म है उनको फॉलो करना, ठीक है, दूसरों को कॉपी करना विदाउट क्वेश्चनिंग, तो वो तो मेडियोक्रिटी को क्या करेंगे, लीड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है डिजायर फॉर कंफर्ट इन लाइफ डज नॉट एंड स्पॉन्टेनिटी इन लाइफ। देखो जब भी हम कंफर्ट की तरफ जाते हैं ना लाइफ में, तो स्पॉन्टेनिटी हमारी खत्म होती है, हम नए आइडियाज एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, और लिखा है डज नॉट एंड, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो ओनली वन इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ चाइल्ड इज आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चन इन ए क्लासरूम, अगर एक बच्चा क्लासरूम में अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो किस कैटेगरी का बच्चा होगा? स्लो अचीवर, स्लो लर्नर टाइप के बच्चे क्लास में बोलते ही नहीं है। हाइपर एक्टिव जो बच्चा होता है वो क्लास में सवाल तो पूछ लेता है लेकिन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन कभी नहीं पूछता टीचर से। जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है, ठीक है, जो बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो बच्चा टीचर से ऐसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है, जो अनकंफर्टेबल होता है। जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो क्यूरियोसिटी से भरा होता है, ठीक है, नॉन कन्फर्मिटी से होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ठीक है, जो भी नॉर्म्स हैं इस सोसाइटी ने बनाए कि ये रूल्स फॉलो करने हैं, वो उन सबको चैलेंज करते हैं। तो क्लास में जितने भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होंगे, अनयूजुअल क्वेश्चन होंगे, जो टीचर के टीचिंग प्लान को थोड़ा सा भी हिला सकते हो, ठीक है, ये सब आते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग से, और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव चाइल्ड में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है? इट जनरेट्स क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशन सोचने से रिलेटेड है। तो देखो एकेडमिक्स नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकता, क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, आंसर आएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टर्नबर्ग हैज प्रपोज्ड दैट क्रिएटिविटी हैज डैश कंपोनेंट्स, स्टर्नबर्ग के हिसाब से क्रिएटिविटी के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो आंसर तो आ जाएगा इसका 5, ठीक है। देखो 5 जो उन्होंने क्राइटेरिया बताए थे, तो पहला था एक्सीलेंस, ठीक है, दूसरा था रेयरिटी, तीसरा था प्रोडक्टिविटी, चौथा था डेमोन्स्ट्रेबिलिटी, डेमोन्स्ट्रेबिलिटी, कोई उसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, और पांचवा था वैल्यू, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट्स है क्रिएटिविटी के, कि वो एक्सीलेंट हो, ठीक है, रेयर हो, ऐसा ना हो कि यार दूसरी चीज जगह पे सेम चीज बनाई जा रही है, प्रोडक्टिव हो, डेमोन्स्ट्रेटेबल हो, और फिर उसकी एक वैल्यू हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। बीइंग एबल टू डिसाइड द मैथमेटिकल प्रोसेस टू बी फॉलोड एज क्विकली एज पॉसिबल, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज। अब देखो इसमें ना फोकस करना है एज क्विकली एज पॉसिबल। एज क्विकली एज पॉसिबल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ रिट्रीवल हो, प्रोसेसिंग स्पीड हो, ठीक है, तो स्पीड और फ्लुएंसी की बात हो रही है, तो आंसर तो आ जाएगा फ्लुएंसी। स्पीड की बात हो रही है ना, तो ये आएगा फ्लुएंसी। देखो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी लिखा है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अपने अप्रोच को ही चेंज कर लेना, ठीक है, अगर हम एक तरीके से सोल्व कर रहे थे नहीं हुआ तो अब दूसरे तरीके से सोल्व करो, ठीक है। ओरिजिनलिटी होता है यूनिकनेस, कुछ यूनिक तरीके से करो, लेकिन क्वेश्चन में बोला एज क्विकली एज पॉसिबल, तो जल्दी से जल्दी करना, तो फ्लुएंसी स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं है? तो देखो पहला है वर्कशीट, दूसरा है म्यूजिक, तीसरा है पपेट्री, और चौथा है राइटिंग। तो देखो पपेट्री तो क्रिएटिव होता ही है, राइटिंग और म्यूजिक भी क्रिएटिव होता है। इसमें सिर्फ एक वर्कशीट है जो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को दर्शाता है, ठीक है, पहले से कुछ क्वेश्चंस बने होंगे उनके आंसर देने हैं, ठीक है, ज़्यादातर सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं उनके, तो वर्कशीट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय साइकोलॉजिस्ट दैट इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी? अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो 4 में से 3 फैक्टर हैं, एक नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका है 4 पीस ऑफ क्रिएटिविटी, 4 पीस ऑफ क्रिएटिविटी। 4 पीस ऑफ क्रिएटिविटी क्या क्या है? पर्सन,
प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रेस। ठीक है, ये 4 P हैं। तो देखो प्रोडक्ट है, पर्सन है, प्रोसेस है, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आंसर आ गया। अब इनमें भी देख लो, पर्सन का मतलब क्या है, जो क्रिएटर है, ठीक है, जो क्रिएट कर रहा है किसी भी चीज़ को, वो क्रिएटिव होना चाहिए। प्रोसेस मतलब जिस तरीके से कर रहा है वो क्रिएटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब जो बन के तैयार हो रहा है वो क्रिएटिव होना चाहिए। या प्रेस मतलब इन्वायरमेंट जो उसके आसपास है जो क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, वो क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये 4 P हैं क्रिएटिविटी के। तो इन चारों में ये प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज फ्रॉम क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड एंड टोरेंस। तो गिलफर्ड एंड टोरेंस के हिसाब से इनमें से कौन सी है एबिलिटी जो क्रिएटिविटी बनाती है। ठीक है, तो देखो, फ्लुएंसी, इंटरडिपेंडेंसी, परसिस्टेंसी या ओरिजिनलिटी। देखो, फ्लुएंसी का मतलब कहता है बहुत सारे आइडियाज जनरेट करना, ठीक है, जल्दी जनरेट करना, तो ये तो हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंसी को रहने देते हैं। अभी देखो परसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी का मतलब होता है वो एबिलिटी जिसपे हम किसी टास्क पे बने रहें कितनी भी डिफिकल्टी आए, ठीक है, परसिस्टेंट रहना, उस पर मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर बने रहो, कितनी भी मुश्किल आए करते रहो। ओरिजिनलिटी मतलब नए आइडियाज, यूनिक आइडियाज लेके आना, ठीक है। तो देखो, ये 3 तो हैं। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है दूसरे पर रिलाई करना, दूसरे के भरोसे रहना। तो ये जनरली प्राइमरी कंपोनेंट तो नहीं है इंडिविजुअल के क्रिएटिव एबिलिटीज का कि जिससे क्रिएटिव होते हैं इंसान। तो दूसरे पर डिपेंड रहना तो क्रिएटिविटी में नहीं आता है, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। इसके अलावा भी क्रिएटिविटी में 2 चीज आती है, एक आता है फ्लेक्सिबिलिटी और एक आता है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन, ठीक है, ये 2 चीजें हो रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अलग अलग कैटेगरी के आइडिया सोचना, ठीक है, और इलेबोरेशन है कि उसमें और डिटेल्स ऐड कर देना, बारीकी और ऐड कर देना, ठीक है। तो ये 5 चीजें होती हैं जिनसे क्रिएटिविटी बनती है। तो इसके हिसाब से देखो 1, 3 एंड 4 आंसर आ जाएगा, तो 1, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेज मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। इनमें से कौन सा है जो क्यूरियोसिटी की वजह से मेनी क्वेश्चंस हम मतलब ज्यादा सवाल पूछ सके, तो कौन सा आता है इसमें से। तो देखो, इसमें आ जाएगा इनक्विसिटिवनेस, मतलब कोई अगर जिज्ञासु बच्चा होगा तो वो बार बार अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से ज्यादा सवाल पूछेगा, तो उस एबिलिटी को हम बोलते हैं इनक्विसिटिवनेस। अब देखो, इसमें ओरिजिनलिटी लिखा है, मतलब यूनिकनेस की बात हो रही है। क्रिटिकल थिंकिंग होता है लॉजिक्स को इवेलुएट करना, इलेबोरेशन होता है ऐड डिटेल्स ऐड करना, तो ये तीनों तो अलग है। इनक्विसिटिव का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होना कि चीज़ों को जानने की कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो इसमें हम ज़्यादातर वाई और हाउ वाले सवाल पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैनी क्वेश्चंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसका मतलब है इनक्विसिटिवनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टेस्ट ऑफ पासिव टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। पासिव टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी के सब टेस्ट कौन सा इनमें से नहीं है। अंडर टेस्टिंग टेक्निक इन असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को हमें टेस्ट करना है, उसके लिए एक आता है पासिव टेस्ट। अब पासिव टेस्ट का कौन सा सब टेस्ट नहीं है। देखो, पासिव टेस्ट जो था ना वो बी के पास नहीं दिया था, उसके अंदर 6 सब टेस्ट थे। पहला था सीइंग प्रॉब्लम, सीइंग प्रॉब्लम्स टेस्ट। दूसरा था अनयूजुअल यूज, अनयूजुअल यूज। तीसरा था कंसिक्वेंस टेस्ट। चौथा था टेस्ट ऑफ इनक्विसिटिवनेस, कितना जिज्ञासु है, इनक्विसिटिवनेस। नेक्स्ट है स्क्वायर पजल टेस्ट, और लास्ट है ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये 6 सब टेस्ट थे, ठीक है। अब इसमें देखो इलेबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो डायमेंशन है जो क्रिएटिविटी टेस्ट में होती है, ठीक है। और पासी के जो टेस्ट में था ये अनयूजुअल यूजेस टेस्ट और कंसिक्वेंसेस टेस्ट, ठीक है, ये तो थे। इनको तो सीधा सीधा नाम है, देखो अनयूजुअल टेस्ट, कंसिक्वेंस टेस्ट, इनके डायरेक्ट नाम है। तो अब इनमें हमें ओड वन आउट के हिसाब से चलेंगे। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट जो है उसको हम एक इनकरेक्ट नेम बोल सकते हैं सब टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्कोरिंग क्राइटेरिया होगा कुछ, ठीक है, अदर देयर टेस्ट, जैसे कि अनलाइक अनयूजुअल टेस्ट जो है। एलेबोरेशन होगा कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक फिगर कंप्लीशन टास्क वगैरह जो कि जिसका टाइटल का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन 4 के हिसाब से देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, कोई पासिव टेस्ट है क्रिएटिविटी में कोई ऐसा टास्क नहीं है जो डायरेक्टली ये बोले कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा जो कि सब टेस्ट नहीं होगा।
एलेबोरेशन टेस्ट तो हम कि हाँ ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा एलेबोरेट कर दिया, थोड़ी डिटेल्स दे दी, ऐड कर दी, तो वो उसमें आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ आइडिएशन स्टेज अकॉर्डिंग टू ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। अब देखो ये एलेक्स ओसबोर्न की ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में है। एलेक्स ओसबोर्न, इनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है, इसके 4 रूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो एक तो होता है इसमें फ्री विलिंग जो होता है वो एम्फेसाइज होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम ये मतलब हमारा आइडिया वाइल्डर होगा उतना मतलब ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा वाइल्डर आइडिया होगा उतना ज़्यादा वो बेटर है, ठीक है। इसमें हम क्रिटिसिज्म को भी रूल्ड आउट करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन जो होता है वो लास्ट की मतलब बाद की स्टेजेस पे होता है, ठीक है, तो ये भी होता है। जो हिचकिंग है, मतलब हिचकिंग क्या होता है कि हम ना कॉम्बिनेशन और इम्प्रूवमेंट को सॉर्ट करते हैं, मतलब पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के आइडिया को कंबाइन करते चले जाते हैं, ठीक है। किसी ने कुछ बोला तो दूसरे ने उसी आइडिया पे अपना पॉइंट रख दिया, ठीक है, ये भी अलाउड हो गया। अब लास्ट जो है कि ऑप्शन डी, क्रिएटिव सिचुएशंस आर डेवलप, ये जनरल गोल होता है, आउटकम होता है एजुकेशन का, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक टेक्निकल रूल्स तो नहीं है, न ऐसा कोई प्रिंसिपल है, तो ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा कि क्रिएटिव सिचुएशन डेवलप की जाएगी। तो बाकी 3 तो होते हैं, ये वाला नहीं होता है, ठीक है, कि क्रिएटिव सिचुएशन डेवलप की जाएगी, ये कोई प्रिंसिपल तो नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू फोस्टर क्रिएटिविटी, कि बच्चे में हमें क्रिएटिविटी डेवलप करनी है तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा, ठीक है। तो रिडल कंस्ट्रक्शन होता ही है, मिस्ट्री प्लॉट होता है, स्टोरी राइटिंग होता है, रिडल सॉल्विंग, चारों ही होते हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 चारों आ जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बाय साइकोलॉजिस्ट दैट इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी, क्या दिया गया था, 4B अप्रोच, 4S, 4A, 4P, तो 4P अप्रोच दिया गया था, पर्सन, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू फोस्टर क्रिएटिविटी, इनमें से कौन सा जो क्रिएटिविटी को फोस्टर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए काम आता है। तो पहला, इंक्रीज द यूज ऑफ एनालॉजीज, तो देखो एनालॉजीज का यूज तो हम करते हैं, ठीक है, कि कहीं पे एक कनेक्शन देखा फिर वैसे ही कनेक्शन कहीं और पे भी देख सकते हैं हम, तो ये तो होता है। डिस्करेज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी को डिस्करेज नहीं करना है, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव है। फोस्टर इंडिपेंडेंस, कि हमें बच्चों में कोशिश करनी कि वो दूसरे पे डिपेंड ना हो, तो ये भी मान सकते हैं सही है। एनहेंस पॉजिटिव अफेक्ट, तो पॉजिटिव अफेक्ट भी देना कि हाँ बच्चे को डर ना लगे, ठीक है, नॉन थ्रेटनिंग हमें एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना जहाँ बच्चे डरे ना, ठीक है, कोई रिस्क ना हो। तो 1 3 एंड 4 ये तो हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 1 3 एंड 4। देखो डिस्करेज एक नेगेटिव वर्ड है तो उसको तो वैसे ही हटा देते, बाकी सब ठीक जा रहा था, तो 1 3 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द टेक्निक कैन नेवर ब्रिंग अबाउट क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंट एजुकेशन ओवर्स एम्फेसाइज ऑन टेक्निक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जो टेक्निक होती है वो कभी भी क्रिएटिव नहीं बनाते इंसान को, ना उसमें क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग आती है। पहले से पता है ना कि हमें ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, अगर हमें सब पहले से क्लियर है कि कैसे कैसे करना है तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। और आजकल एजुकेशन हमारी टेक्निक पे ही फोकस कर रही है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा इसका ऑप्शन, कि दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डाइवर्जेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा होता है जो डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। तो देखो सिंगल करेक्ट आंसर डाइवर्जेंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट में हमेशा बहुत सारे करेक्ट आंसर होंगे एक ही क्वेश्चन के। फिक्स्ड करेक्ट आंसर नहीं होगा, बहुत सिंगल एंड फिक्स्ड करेक्ट आंसर, तो ये तो गलत ही है। तीनों गलत आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ये डाइवर्जेंट। तो देखो जोन से नहीं है उनको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट क्वेश्चन के टाइप्स, ठीक है। सिंगल करेक्ट आंसर, फिक्स करेक्ट आंसर, वो हो जाएंगे कन्वर्जेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड दैट स्टिमुलेट डाइवर्जेंट थिंकिंग, इनमें से कौन सा डाइवर्जेंट थिंकिंग को स्टिमुलेट नहीं करता है। जहाँ पे भी डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखे मतलब क्रिएटिविटी, तो इनमें से कौन सा जो क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट ना करे, स्टार्ट ना करे, ठीक है, इनिशिएट ना करे। तो देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्रिएटिव होता है, कीपिंग अ जनरल, फ्री राइटिंग, माइंड कैलिब्रेटिंग, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को जनरेट नहीं करेगा। तो देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग तो होता ही है, ठीक है, उसमें हम आइडियाज जनरेट करते हैं। फ्री राइटिंग में क्या होता है, कंटिन्यूअस राइटिंग होती है, ठीक है, बिना रुके, तो उसमें जो हमारे दिमाग में आता है लिखते चले जाओ, तो वो भी डाइवर्जेंट होगा। एक जर्नल रखना मतलब उसमें हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं नए नए आइडियाज़ पे कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, तो वो भी क्रिएटिव है।
ऑप्शन डी है माइंड कैलिब्रेटिंग। कैलिब्रेशन का मतलब होता है अपने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना या फिक्सिंग लिमिट होता है उसको एडजस्ट करना। क्रिएटिविटी में ये इस टर्म को मतलब रेस्ट्रिक्शन माना जाता है एक तरीके से कि हाँ हम अपने माइंड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो माइंड कैलिब्रेटिंग आ जाएगा इसका, जो कि आंसर नहीं होगा। बाकी तीनों डाइवर्जेंट थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कौन कौन से इसमें क्रिएटिव थिंकिंग के स्टेजेस हैं? तो देखो यहाँ पे वल्लस स्टेजेस की बात हो रही है, वल्लस स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। देखो इसमें ना पहली स्टेज होती है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आती है पहले हम वो सारी इकट्ठी करते हैं। उसके बाद आता है इनक्यूबेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोचते रहते हैं। तीसरा आता है इल्यूमिनेशन, आहा मोमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन आराम से दिख जाता है या सडन इंसाइट आ जाता है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। ठीक है, जो हमें आया सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आया, हम उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि वो काम कर रहा नहीं कर रहा। फिर इसके बाद आता है रिवीजन। ठीक है, मतलब हम उस सॉल्यूशन को जो हमारा आया था या तो उसको रिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं। अब इसके हिसाब से देखो इल्यूमिनेशन, इवेल्यूशन, प्रिपरेशन और रिवीजन, सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। 1 2 3 4 ये सारी स्टेजेस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक किसने दी थी? तो एलेक्स ऑसबोर्न ने दी थी। ठीक है, अब देखो एडवर्ड डी बोनो जो है, ये रहा एडवर्ड डी बोनो, इन्होंने 6 थिंकिंग हेड दी थी, 6 थिंकिंग हेड्स। ठीक है, याद रखना, या फिर लेटरल थिंकिंग आ जाए तो भी इनका नाम आ जाएगा। अब जो कोविंगटन और क्रॉपली है, इन्होंने क्रिएटिव एजुकेशन में बात करी है, लेकिन ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के जनक नहीं है। ठीक है, तो एडवर्ड डी बोनो याद रखना 6 थिंकिंग हेड, एलेक्स ऑसबोर्न मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पजल सॉल्विंग कैन फोस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। पजल सॉल्विंग से क्या आता है? पजल सॉल्विंग से आता है क्रिएटिविटी, और सिर्फ सॉल्विंग नहीं, पजल मेकिंग से भी क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग, इग्नोरेंस, डिमोटिवेशन, तो ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं तीनों चीजें, तो आंसर आ जाएगा क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट। तो एपीएस है, पीएमआई है और सीएएफ है। तो ये तीनों तो होते हैं। एपीएससी मतलब अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज, चॉइस, प्लस माइनस, इंटरेस्टिंग आइडियाज, कंसिडर ऑल फैक्टर्स, तो ये तीनों ही होते हैं। कोर्ट में तीनों चीजें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट टूल अलाउज द इंडिविजुअल टू चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड ऑल्टरनेटिव्स। कि इनमें से कौन सा है जो एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उनमें से चूज करना है? तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आता है ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज चॉइसेस वाला ऑप्शन, एक ही है। अब देखो ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज चॉइसेस वाला जो है, ठीक है, वो एक लिस्ट बनाता है पॉसिबिलिटीज की। ठीक है, कि ये हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस है, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी में वो इंडिविजुअल चूज करता है, जो क्वेश्चन में बोला था कि हमें चूज करना है फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, तो चूज हम करते हैं प्रायोरिटी बना के, तो ऑप्शन डी आ जाएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ए क्रिएटिव थिंकर। इनमें से क्रिएटिव थिंकर के अंदर कौन सा नहीं आएगा? ठीक है, तो देखो एंजॉय चैलेंज, हाँ उन्हें चैलेंज तो वो एंजॉय करते हैं। प्रॉब्लम को सीख करते हैं, इजिली डीमोटिवेट हो जाते हैं, या प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग देखते हैं। तो देखो वो इजिली डीमोटिवेट, ये जो लिखा है ना, ये गलत लिखा है, वो इजिली डीमोटिवेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, वो इजिली डीमोटिवेट नहीं होते हैं। उनके लिए तो जो ऑब्स्टिकल्स है ना, वो कोशिश है कि हाँ और वो अच्छा कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे करेंगे, तो ये नेगेटिव ट्रेट है, ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द अप्रोचेज ऑफ लर्निंग मस्ट हैव एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब लर्नर्स में हमें क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए? पहला है फ्रीडम टू स्टूडेंट फॉर क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज। तो अब देखो ये जो फ्रीडम हम दे रहे हैं, तो ये तो देनी चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। एक्टिव लर्निंग प्रोसेस बेस्ड असेसमेंट, तो देखो इसमें एक्टिव की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो पैसिव रोट लर्निंग जो है वो क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। ठीक है, एक्टिव एंगेजमेंट है, असेसिंग है, वो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग काम करता है, लेकिन फाइनल आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये एसेंशियल है क्रिएटिव ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जो तीसरा है मोर स्कोप फॉर प्रॉब्लम पॉजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे अगर बच्चा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो सभी क्रिएटिविटी में आता है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे।
तो 1 2 3 तीनों आंसर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज दैट कैन बी यूज्ड टू फोस्टर क्रिएटिविटी। अब बच्चों में क्रिएटिविटी फोस्टर करनी है, कौन कौन सा है? इन्वेंशन, मल्टीपल यूज, एलिट्रेशन या रोट लर्निंग। तो देखो रोट लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एलिट्रेशन, मल्टीपल यूज और इन्वेंशन ये तीनों हो जाएगा। इन्वेंशन मतलब कुछ नया क्रिएट करना, मल्टीपल यूज एक ही चीज के अलग अलग यूज करना, ठीक है। और एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी टास्क होता है जिसमें हम साउंड्स और वर्ड्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 हो जाएगा, 4 नहीं आएगा, तो 1 2 3 ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वर्बल क्रिएटिविटी। बच्चे में वर्बल क्रिएटिविटी इनमें से कौन सी नहीं है? तो वर्बल क्रिएटिविटी होती है जिसमें हम क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में मतलब वर्ड हो गया, स्पीच हो गया, राइटिंग हो, इसका क्रिएटिव यूज करना है, ठीक है। तो यूजिंग ए गैजेट मतलब फोन चला रहे हैं तो वो वर्बल क्रिएटिविटी नहीं है। कंपोजिंग म्यूजिक, सिंगिंग और नरेटिंग स्टोरीज ये तीनों है, ऑप्शन ए नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर में तो वही आएगा क्योंकि नोट पूछा था, तो यूजिंग ए गैजेट आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज असाइन टू फोकस ऑन फीलिंग, इंट्यूशन, इमोशन अकॉर्डिंग टू सिक्स थिंकिंग हेड। अब सिक्स थिंकिंग हेड के हिसाब से फीलिंग, इमोशन, इंट्यूशन के लिए कौन सा कलर था? तो इसके लिए था रेड कलर, ठीक है। तो इसमें जो इमोशन फीलिंग था इसमें हमें नो नीड है, कोई जरूरत नहीं जस्टिफाई करने के लिए फीलिंग्स के लिए, तो रेड हेड उसमें आ जाता है। व्हाइट हेड में जो होता है उसमें आता है फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, और फैक्ट्स लिख लो। येलो में जो होता है उसमें आते हैं बेनिफिट्स, ठीक है। ब्लू में आता है कंट्रोल एंड प्रोसेस, ठीक है। अब देखो बाकी तीन तो ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा था फीलिंग, इंट्यूशन, इमोशन, तो वो आ जाएगा रेड में, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सी टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी हैज 4 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट द डिफेक्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पास्ट कार्ड हो गया, पास्ट कार्ड नहीं पोस्ट कार्ड होता है, पास्ट कार्ड नहीं पोस्ट कार्ड है, ठीक है। चैपल एंड लाइक, ठीक है। मतलब उसी प्रकार के और सारी प्रॉब्लम्स हमें बताने की क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो सीइंग प्रॉब्लम यूजेस, अनयूजुअल यूजेस, परसिस्टेंसी या इनक्विजिटिव टेस्ट। तो ठीक है, देखो अब इसमें हमें क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना कि क्या कमियां हैं, तो सीइंग प्रॉब्लम यूजेस टेस्ट आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू डिजाइन एंड रीडिजाइन विच इन्वॉल्व गुड डील ऑफ इनोवेशन। अब इनमें से कौन सा में हमें डिजाइन और रीडिजाइन करना होता है वो बार बार। अब देखो जिस क्वेश्चन में मतलब बच्चे को बार बार क्या हो डिजाइन और रीडिजाइन करना पड़े, तो ज्यादातर वो इन्वॉल्व करते हैं इमेजिनेशन सिनेरियो, मतलब अगर ऐसा होता तो क्या करते, वैसा होता तो क्या करते। तो ये सब एग्जिस्ट तो करता नहीं है, ठीक है। ये सारे इमेजिनरी चल रहा है, तो आंसर आ जाएगा इसका फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अगर मैं ये होता तो मैं ऐसे कर देता, वैसे कर देता, तो ज्यादातर ये गिफ्टेड एजुकेशन में बात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू फोस्टर क्रिएटिविटी इज यूज्ड इन विच चिल्ड्रन आर गिवन इम्पॉसिबल सिचुएशन आर आस्क्ड व्हेन सच थिंग हैपेंस व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंस, ठीक है। एक इम्पॉसिबल सिचुएशन देखिए, कंसीक्वेंस पूछ रहे हैं। देखो अगर हम कंसीक्वेंस पूछ रहे हैं तो वो कंसीक्वेंस टेस्ट हो गया, ठीक है। कंसीक्वेंस टेस्ट मतलब वो पासी वाले में जो होता था, तो वो इसमें आ जाएगा। तो देखो कंसीक्वेंसेस सिचुएशन, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एंड मेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फॉर टीचर्स हु विश टू फोस्टर क्रिएटिविटी। अगर हम टीचर जो है बच्चे में क्रिएटिविटी फोस्टर करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होंगे? तो बी रिस्पेक्टफुल ऑफ इमेजिनेटिव एंड अनयूजुअल आइडियाज, टीचर को रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। इनकरेज एंड इवेलुएट सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग, तो बच्चा जितना सेल्फ इनिशिएट करेगा टीचर को तो उतना ही ज्यादा इनकरेज करना चाहिए उसको, ये भी सही है। टाई इन इवेल्यूशन विच कॉजेज एंड कंसिक्वेंस। अब देखो इवेल्यूशन जो है ना वो सिर्फ राइट रॉन्ग तो होता नहीं है, जो कनेक्टिंग इवेल्यूशन है उसको कॉजेज एंड कंसिक्वेंस से हमें जोड़ना चाहिए, ठीक है। कि अगर ये ऐसा हो तो क्यों हुआ, तो वाई और हाउ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट कोर प्रिंसिपल हो जाते हैं, तो 1 2 3 तीनों ही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स सोचने को हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी मेथड, ये क्या डेवलप करते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंटेलिजेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो एक साथ तो दोनों नहीं हो सकती है, ठीक है।
डिस्कवरी मेथड, ये बच्चा एक्सप्लोर करता है खुद ही सारे आंसर, ठीक है, अपने आप। एक्टिविटी मेथड में बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखता है। तो ये सब क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को जनरेट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का बेस्ट एग्जांपल बताना है, ठीक है। लिसनिंग टू न्यू सॉन्ग, देख सिर्फ सॉन्ग सुनना है तो नहीं है, क्रिएटिंग न्यू सॉन्ग होता तो एग्जांपल हो जाता। ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाय यूजिंग 7 सिरेमिक बॉल्स विद वाटर सच एज जल तरंग, तो खुद से अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, ये तो क्रिएटिविटी हो रही है। प्लेइंग ए न्यू ट्यून ऑन अ गिटार, तो देखो ये भी क्रिएटिविटी है, लेकिन ज़्यादा क्रिएटिव कौन सा है, ये जिसमें हम सिरेमिक बॉल्स लेके पानी के साथ जल तरंग की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। परफॉर्मिंग ए न्यू रोल इन स्क्रिप्ट, तो देखो ये किसी ने लिख रखा होगा, डायलॉग्स पहले से होंगे, क्रिएटिव मान सकते हैं इसको, ठीक है, नए तरीके का रोल है। लेकिन बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो क्या टेस्ट करता है, यूनिकनेस, इंटेलिजेंस, सिंगल करेक्ट आंसर या मेमोरी। मेमोरी करता तो आईक्यू टेस्ट होता, इंटेलिजेंस भी आईक्यू टेस्ट होता। सिंगल करेक्ट आंसर हमारा जो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में। डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है कि एक इंडिविजुअल कितना यूनिक है, ठीक है, क्रिएटिविटी चेक करता है वो, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, मिस्टर साजिद द सोशल स्टडीज टीचर गेव एन असाइनमेंट टू हिज स्टूडेंट्स हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक जाम इन सिटी, कि सिटी में ट्रैफिक जाम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो द टीचर वांटेड टू प्रमोट डैश थिंकिंग, टीचर कौन सी थिंकिंग को प्रमोट करना चाहता था, तो टीचर प्रमोट करना चाहते थे डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी एंड इनक्विजिटिवनेस इन स्टूडेंट कैन बी डेवलप बाय। अब ये बच्चे में कैसे डेवलप हो सकता है क्रिएटिविटी और इनक्विजिटिवनेस, की वो बच्चे जिज्ञासु बने, ये कैसे डेवलप होगा, लेक्चर मेथड से नहीं, डेमोस्ट्रेट करके नहीं, ऑब्जर्वेशन से नहीं, सिर्फ रोल प्ले ही एक ऐसा मेथड है इन चारों में जिससे क्रिएटिविटी और इनक्विजिटिवनेस बच्चे में आ सकती है, ठीक है, रियल टाइम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी। फिर से क्रिएटिविटी का बेस्ट एग्जांपल पूछा है, ठीक है। तो राइटिंग ए स्क्रिप्ट फॉर रोल प्ले इन द क्लास, प्रिपेयरिंग एन ओरिगेमी स्ट्रक्चर, ये तो नहीं होगा, मेकिंग ए पेंटिंग, मेकिंग अ रंगोली। अब देखो इन चार में जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आएगा, कि हम एक स्क्रिप्ट लिखे रोल प्ले की क्लास में। क्योंकि देखो स्कूल में ज़्यादातर जब हम पेंटिंग या रंगोली बनाते तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई से देखते हैं हम पहले, ठीक है, कि ऐसे रंगोली बनानी है, ऐसी पेंटिंग बनानी है, ये बनाना है, तो ये क्रिएटिव तो नहीं रहेगा। ज़्यादातर क्रिएटिव होता है, ठीक है, आर्टिस्टिक भी होती है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं उन्हीं को पेंटिंग या रंगोली बनाते हैं। ओरिगेमी में हमें एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि हाँ ये स्टेप होगी, इसके बाद ये स्टेप होगी, फिर ये स्टेप होगी, तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं रहती, उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 39, अ टीचर गिव्स अ प्रोजेक्ट टू हर स्टूडेंट्स ऑन वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी, थ्रू द प्रोजेक्ट सी वांट्स टू डेवलप। अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम बच्चों में क्या डेवलप करना चाहते हैं, तो देखो वेस्ट मैनेजमेंट एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका कोई एक सिंगल राइट आंसर नहीं हो सकता है। इसको सोल्व करने के लिए बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बच्चों को अलग अलग मेथड, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, बेंस, ठीक है, अवेयरनेस वगैरह, फिर उनके अलग अलग कंसिक्वेंस बच्चे देखेंगे, फिर नए आइडिया जनरेट करेंगे। तो आउटकम क्या होगी, आउटकम ये होगी कि बच्चा जो डेवलप करेगा वो आ जाएगी डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि किस शहर में कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, तो बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, फॉर होम कैन वी प्लान क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटी। हम किस बच्चे के लिए क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटी को मतलब प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले द स्टूडेंट्स हु रीड ऑन ग्रेड लेवल, तो देखो ये तो बड़ा लिमिटेड सा आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स हु वांट टू राइट फॉर न्यूज़पेपर, जो बच्चा न्यूज़पेपर के लिए लिखना चाह रहा है तो उसके लिए तो रेमेडियल हेल्प नहीं, ये भी स्पेसिफिक ही हो जाएगा, ठीक है। द चिल्ड्रन हु स्पेल एंड राइट कोहेसिव सेंटेंस, अब वो बच्चा जो स्पेल और राइटिंग करता है कोहेसिव सेंटेंसेस, तो ये वाला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बच्चे को जो नेसेसरी बेसिक टूल्स होंगे, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उन सबको ट्रांसलेट कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट थॉट से, ठीक है, रिटन फॉर्म में। उसका बेसिक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्रिएटिव राइटिंग जो होगी वो एक स्ट्रगल बन जाएगा विद मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये वाला हम प्लान कर सकते हैं। द चिल्ड्रन हु फाइंड डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये वाला जो आ जाएगा कि क्रिएटिव कर रहा है, मतलब उसे डिफिकल्टी आ रही है रीडिंग और राइटिंग में, तो उसके लिए तो क्रिएटिव राइटिंग हम नहीं कर पाएंगे, फिर उसको तो रेमेडियल देना पड़ेगा, रेमेडियल क्लासेस उसके लग जाएंगी। तो ऑप्शन सी बेस्ट है इसमें, जो कि स्पेल एंड राइट कोहेसिव सेंटेंसेस की बात करता है, ठीक है।
ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बेस्ट फॉर टेस्टिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया काम करेगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग क्वेश्चन, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो देखो एमसीक्यू में भी आंसर सामने होता है, राइट और रॉन्ग में भी स्टेटमेंट सामने लिखा है, सिर्फ राइट या रॉन्ग बताना है। क्लोज एंडेड में भी एक ही आंसर होता है, तो ये तीनों नहीं होंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए बेस्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। ये सब किसके एग्जाम्पल है? इन सब में ना एक ही करेक्ट आंसर होता है, सिंगल करेक्ट आंसर होता है, और सिंगल करेक्ट आंसर को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, सिंगल कन्वर्जेंट थिंकिंग आंसर हो जाता है। ठीक है, अब क्रिएटिविटी टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब कल हम कवर करेंगे पर्सनैलिटी टॉपिक, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड और ईसीसी। तो ताकि हमारा जो पहला टॉपिक है ना, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो इसके लगभग 700 क्वेश्चन आए हैं अब तक पीवाईक्यू में, तो हमारे वो 700-800 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कल। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।